पाकिस्तान की अगर आप बात करें, अवाम की बात करें, तो ईरान अमेरिका जंग का जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है वो है मुसलसल जो तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। और पहले तो 15 दिन के बाद होता था, लेकिन क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इतनी वॉलेटिलिटी है तो हर हफ्ते जो हुकूमत है वो जो तेल की कीमतों में रद्द-बदल का ऐलान करती है। गुज़िश्ता रात भी हुकूमत ने तेल की कीमतों में एज एक्सपेक्टेड इजाफा किया है। बट द की क्वेश्चन इज, शहबाज, आपकी भी जो असेसमेंट और स्टोरी है कि इंटरनेशनल मार्केट पिछले हफ्ते ट्रेंड रहा, वो तो कीमतें नीचे गई हैं, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत ने जो है वो तेल की कीमतों में इजाफा किया है। तो ये क्या कहते हैं मैथ्स है? कामरान, इस वक्त जो ओवरऑल सूरत हाल बन रही है कुछ ऐसी बन रही है कि हुकूमत की अपनी जो नाकामियां हैं, चाहे वो टैक्स कलेक्शन के फ्रंट के ऊपर हो, चाहे इस बात की नाकामी के IMF के साथ मुज़ाकरात में कोई किसी किस्म की कंसेशन मेरिट के ऊपर हुकूमत ना ले सकी हो, उसका जो सारा जो मलबा है वो गरीब आवाम के ऊपर डाला जा रहा है। हम दोनों जो प्रोडक्ट्स हैं बड़ी जिसकी पाकिस्तान में कंजम्पशन है, डीजल की और पेट्रोल की, उसकी बात कर लेते हैं। डीजल की हद तक तो जो आलमी मंडी में तेल की कीमतों में पिछले हफ्ते इजाफा हुआ, डीजल की जो कीमत में इजाफा हुआ 7 रुपये 51 पैसे फी लीटर था। इम्पोर्ट स्टेज तक जो पाकिस्तान में तेल पहुंचा उसमें कस्टम ड्यूटी शामिल करके भी 7 रुपये 51 पैसे फी लीटर डीजल की कीमत में इजाफा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद हुकूमत ने 15 रुपये फी लीटर इजाफा कर दिया इसके अंदर। और जो इन्होंने एक इंक्रीज था कुछ, इन्होंने पेट्रोलियम लेवी में भी अगेन कोई 14 रुपये फी लीटर पेट्रोलियम लेवी डीजल के ऊपर इन्होंने बढ़ा दी। और बाकी कुछ इन्होंने एडजस्टमेंट्स थी, जो इनलैंड फ्रेट इक्वलाइजेशन का जो मार्जिन था, जो इनके पास एक 10 रुपये कीमत कम करने की स्पेस थी, वो बजाय कि डीजल की कीमत कम करते, क्योंकि इंपोर्टेड कार्गो नहीं था उतना एक्सपेंसिव, 10 रुपये यहाँ से इनको स्पेस मिली, 9.5 रुपये। अगर उसको आप न्यूट्रलाइज भी कर लें, 7.5 रुपये जो कीमत में इजाफा होता तो 4-4.5 रुपये इनकी कमी डीजल की भी बनती थी। चले इनको लेवी यहाँ पे इन्होंने बढ़ाई, जो अभी भी 42 रुपये फी लीटर है लेवी इस वक्त डीजल के ऊपर। बट जो असल प्रॉब्लम है जहाँ पे ये सारी गेम और जो सारा जो आवाम के ऊपर बोझ पड़ रहा है, अगर आप कामरान अभी देखें ना सड़कों के ऊपर आपको शायद कुछ जगहों पे गाड़ियां कम और मोटरसाइकिल बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। लोगों की एक तो वैसे ही पाकिस्तान में लो मिडिल इनकम ग्रुप के जो तादाद उनकी ज्यादा है, गाड़ियां अफोर्ड करना जो है मुश्किल है। इसके बावजूद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है, हर हफ्ते या ऑल्टरनेट वीक के ऊपर वो टैक्सेस में इजाफा किए जा रहे हैं और किसी को इस चीज का एहसास नहीं है कि लोगों के ऊपर क्या बीत रही है इस वक्त। इनको सिर्फ अपने अहदाफ पूरे करने हैं, और अहदाफ भी इस वजह से पूरे करने हैं कि FPR नाकाम हो गया, वजारत खजाना जो है नेगोशिएट करने में नाकाम है। कि सिर्फ अगर आप इसका आपने क्विकली अगर जो बाइक्स की बात की, तो वो जो सब्सिडी है उन्होंने, वो अभी भी जारी है, मिल रही है लोगों को क्या? केड़ी सब्सिडी? वो उसका क्या फैसला हुआ था कि जो बाइकर्स हैं उनको 100 रुपया सस्ता? वो तो मुझे याद आ गया PTA के दौर में जब इन्होंने अक्रॉस द क्या अनाउंस किया था, पता नहीं आपको, मतलब हम ब्रेक में पूछ लेंगे। अपने यहाँ पे कुछ हमारे कैमरा मैन भी, उनके पास भी मोटरसाइकिल उनको कोई सब्सिडी मिलती है, मेरा तो नहीं ख्याल एज अ पॉलिसी इन्होंने अनाउंस नहीं किया था। शायद 1-2 माह के लिए था, मुझे तो नहीं पता। अब तो आपको एक पेट्रोल पंप की मुझे इस पर ज्यादा डिटेल नहीं पता, लेकिन इसको हम चेक कर लेते हैं। बट अगर आप इफेक्टिवली इस वक्त देखें, वो शायद 1 से 2 माह के पीरियड के लिए थी इनकी। अब इसमें जो कामरान इस वक्त जो सूरत हाल है, 21 पैसे फी लीटर पेट्रोल की कीमत में आलमी मंडी में कमी हुई है। और उसके बरक्स बजाय कि प्राइम मिनिस्टर जो प्राइसेस को वो मेंटेन रखते, चले 21 पैसे की खैरात ना देते अवाम को, तो ये इन्होंने 15 रुपये फी लीटर 14 रुपये 92 पैसे फी लीटर इन्होंने पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि पाकिस्तान में एक ऐसी क्लास है, पाकिस्तान की जो अवाम, उसके ऊपर आप टैक्सों का बोझ हर हफ्ते डालते जा रहे हैं। उनको भी पता है कि वो कुछ नहीं कर सकते, वज़ीर-ए-आज़म साहब को भी पता है, उनकी हुकूमत को भी पता है, ये आगे से रिएक्ट नहीं करेंगे, तो डालते जाओ इनके ऊपर टैक्सों का बोझ। इस वक्त जो सूरत हाल कामरान कुछ ऐसी है, पेट्रोलियम लेवी का जो रेट 103 रुपये 50 पैसे था सिर्फ एक हफ्ता पहले, अब वो दोबारा 117 रुपये 41 पैसे फी लीटर पेट्रोलियम लेवी हुकूमत एक टैक्स ले रही है पेट्रोल के ऊपर। ये कहाँ का इंसाफ है? क्या वजह बनती है? मतलब खित्ते के अंदर मुझे ऐसा कोई मुल्क नजर नहीं आ रहा जो कि आलमी मंडी में जो कीमत में इजाफा हो रहा है वो भी पास ऑन कर रहा है, और उसके साथ आप टैक्सेस में भी इजाफा किए जा रहे हो। ये जो आप फिस्कल स्टेबिलिटी कहते हो, क्या ये जो सारे इंसान हैं पाकिस्तान के अंदर, आपको नंबर्स नजर आते हैं हुकूमत को कि ये नंबर्स हैं, ये आपके सामने नंबर्स फिर रहे हैं, हर नंबर के ऊपर आप और उसके ऊपर पेट्रोलियम लेवी का बोझ डाल दो। 80 रुपये फी लीटर जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, IMF से मुआहदा है आपका पेट्रोल के ऊपर, 80 रुपये डीजल के ऊपर है। 80 रुपये पेट्रोल की बजाय आपने 117 रुपये 41 पैसे फी लीटर डाल दिए।
मतलब कोई से पूछने वाला नहीं है, कोई सवाल करने वाला नहीं है। मतलब ये किस किस्म से ये निज़ाम चला रहे हैं। इसके अलावा आप देख लें उसकी जो कार्बन स्पॉट लेवी है 2.5 रुपये फी लीटर, उसका जिसका आपने कल प्रोग्राम में भी जिक्र किया, 2.5 रुपये फी लीटर पेट्रोल के ऊपर आप लेवी ले रहे हो, डीजल के ऊपर ले रहे हो स्पोर्ट लेवी के नाम पर, और उधर से जो आपने इलेक्ट्रिक बाइक्स देने वो आप देने की पोजीशन में नहीं, आप नाकाम हो गए वहां पे आपकी स्कीम। तो और इस किस्म की जो कॉन्ट्राडिक्शन है इसके अंदर, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट 415 रुपए फी लीटर पेट्रोल। इससे फिर एक और जुड़ी जो कहानी है, असल में तो कहानी ये है ना, क्योंकि आप तो IMF के प्रोग्राम में हैं और फिर बहुत से जो आपने फैसले करने हैं उसमें शायद उतने आज़ाद भी नहीं है, क्योंकि कल चलें अच्छी खबर इन द सेंस के ज़ाहिर IMF के आप प्रोग्राम है, उन्होंने हमारी अगली जो किस्त है वो अप्रूव कर दी है, लेकिन उसमें जो स्टेटमेंट सामने आया है उनके जो डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, तो उसमें तो यही कहा है उन्होंने कि जो एनर्जी की कॉस्ट है गवर्नमेंट को मेक श्योर किया है कि वो जो भी इंटरनेशनल मार्केट में या जो भी उसकी कॉस्ट है वो आपने आवाम से रिकवर करनी है। तो क्या इसका उससे भी लिंक है? कामरान, कॉस्ट है इस वक्त 342 रुपए 25 पैसे फी लीटर डीजल की, ठीक है, जिसके अंदर 10% आपकी कस्टम ड्यूटी भी शामिल है, वो निकाल दें आप इसमें से 24-25 रुपए, तो 325 रुपए फी लीटर आपको डीजल पड़ रहा है। उसके ऊपर जो आपको चार्जेस डालने हैं वो आपको डालने हैं कोई 8 रुपए आपने इसके अंदर है फ्रेट का जो एक सब्सिडी होती है आपकी, इक्वल प्राइस आप पूरे मुल्क में मिले, 8 रुपए आप उसका डाल दें, डीलर्स का, और 17 रुपए एक डाल दें और 8 डाल दें, कितने हो गए ये? 17 और 8, मेरा तो मुझे तो नंबर भी भूल गए हैं, ये कोई 25 रुपए के करीब आपका चला गया। 25 रुपए इसके ऊपर डाल दें। चले आपको इस वक्त जो इंपोर्टेड प्राइस है डीजल की वो 342 है, कि 415 रुपए में क्यों बिक रहा है? अगर आपने इस पर 18% GST भी लगाना है तो तब भी ये कीमत ज्यादा है, ठीक है। आप 35% उसके 30% किसी के ऊपर ले रहे हैं। आप पेट्रोल के ऊपर इस वक्त जो आपकी कॉस्ट है हुकूमत की कस्टम ड्यूटी समेत वो 268 रुपए है। 268 में चले आप उसको अगेन जो मार्जिन वो निकाल दें तो आप इसको 270 रुपए आप इसकी प्राइस ले लें। तो आप ये कह रहे हैं कि इसका IMF के प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं है? बिल्कुल IMF के प्रोग्राम से लेना देना है, IMF के प्रोग्राम से लेना देना है। हम नेगोशिएट नहीं कर पा रहे, जो असल चीज आवाम को बता नहीं रहे, हम नेगोशिएट नहीं कर पा रहे, हम कोशिश करें तो हम नाकाम हो रहे हैं। 270 रुपए का आपको डीजल पेट्रोल पड़ता है, 415 रुपए को आप बेच रहे हो, 148 रुपए फी लीटर आप टैक्स ले रहे हो, इसमें पेट्रोलियम लेवी भी है, कार्बन स्पॉट लेवी भी है, और आपका दूसरा जो कस्टम ड्यूटी भी है। 148 जो आपकी जो सेल प्राइस है उसका 36% बनता है। 18% अगर आप GST लो तो 74 रुपए फी लीटर बनता है। 74 रुपए फी लीटर जो है वो आप ज्यादा क्यों ले रहे हो? ये मतलब कहां का दस्तूर है? पेट्रोलियम लेवी इसलिए लगाई गई थी कि वफाकी हुकूमत सूबों के साथ अपनी जो कलेक्शन है GST को शेयर नहीं करना चाहती थी। ये 10 रुपए से शुरू हुई, गालबन 6-8 रुपए भी बहुत अरसा रहे, 10 रुपए से शुरू होकर 117 रुपए फी लीटर पे पहुंच गई है। एक दफा तो प्राइम मिनिस्टर इससे पहले 160 रुपए फी लीटर पेट्रोल पे लेवी, और गालिब इम्कान यही है कि यहाँ पे ये रुकेगी नहीं आगे चल के, मतलब ये और FBR का शॉर्टफॉल बढ़ता जाएगा तो और लेवी बढ़ती जाएगी आपकी। मतलब ये खैर इनका जो ओवरऑल इसका जो इम्पैक्ट था 160 था, और कैबिनेट में जो सबसे जो अफसोसनाक बात यह है कि जहां पे FBR का तो शॉर्टफॉल आ गया 683 अरब रुपए का 8-10 माह के अंदर, जो आपका कलेक्शन है पेट्रोलियम लेवी की वो हदफ से ज्यादा है। इसके बावजूद ये हुकूमत इतने बुरे तरीके से नाकाम हो चुकी है IMF से नेगोशिएट करने से, कोई रिलीफ नहीं ले पा रही। पिछले हफ्ते हमने प्रोग्राम में खबर की थी कि जी रिलीफ दे के आधा अभी डाल दो, आधा अगले हफ्ते डाल दो। हमने पिछले हफ्ते नाज़रीन को बता दिया था कि 29 रुपए इंक्रीज आ रहा है। अब कौन सा किस पे डालेंगे किस पे नहीं डालेंगे तो प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करेंगे। उन्होंने 15 उधर डाल दिया, 15 उधर डाल दिया, उन्होंने साफ बराबर कर दिया। मतलब कैसे ये अकाउंटिंग है? मुल्क इकोनॉमी क्या एक अकाउंटिंग एक्सरसाइज रहेगी इस मुल्क के अंदर कि आपको ये जो चेहरे नजर आ रहे हैं मोटरसाइकिल वाले, गाड़ियों वाले, ये नंबर्स हैं, इन नंबर्स को आप 100 को 117 कर दो, 117 को 130 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये जिंदा इंसान नजर ही नहीं आ रहे। IMF खुश तो हो गया ना आपको, 1.3 अरब डॉलर का आपको उन्होंने नई किस्त आपको अप्रूव कर दी है। 1.3 अरब डॉलर मिल गया है, और 1.3 अरब डॉलर में जो 220 मिलियन डॉलर है उसके साथ एक और भी शर्त है जिसकी हम कल बात कर रहे थे, वो जो अनटारगेटेड सब्सिडी जो है वो खत्म कर, इसके अलावा बेतहाशा और भी शराइत लगा दी गई है। और एक और हम नाज़रीन को ये ब्रेकिंग खबर देते जाएं कि IMF का एक मिशन फिर आ रहा है अगले हफ्ते, वो आपका बजट सीधा करने आ रहा है, और उन्होंने बता दिया कि हम क्या क्या करने जा रहे हैं और क्या क्या नहीं करने जा रहे। बड़े टफ किस्म की चीजें हो रही हैं, और फ्रेंकली स्पीकिंग लग नहीं रहा कि जो इस वक्त हालात है उसका किसी को एहसास भी है। आपके दोस्त जो वजारत खजाना है वो तो खुश होंगे कि चलो भी जिस तरह हमारी कोई स्टोरी आगे कर दे तो वो जो IMF आराम से काम कर देगा उनको, वो तो बैठ के ऑनरेरियम, आपको पता है कि ऑनरेरियम तो फिर भी मिलेगा उन्हें। नहीं, ऑनरेरियम IMF को भी मिलेगा उनको भी तो मजा आता है, वो वाशिंगटन से उड़ के यहाँ पे आते हैं, उनको भी ऑनरेरियम मिलता है। आपको पता है कि IPPs के जो मुआहदे हैं
वो हम क्यों इस चुंगल में फंसे हुए हैं कि वो जो उसके आईपीपी के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है उस पे हमसे ज्यादा चाइना ने मेहनत की थी और चाइना ने हमसे ज्यादा मेहनत की थी, चाइना बेनिफिट ले गया। और यहाँ पे बजट के ऊपर हमसे ज्यादा आईएमएफ मेहनत करता है, वो अपने टारगेट सेट करता है। अब बजट पार्लियामेंट ने क्या बनाना और क्या अप्रूव करना, आईएमएफ ने तय कर दिया कि अगले साल का जो प्राइमरी बजट का सरप्लस का हदफ है वो है 2% इकोनॉमी का, मतलब वो 2800 अरब रुपए का आपका प्राइमरी बजट का सरप्लस है। बजट खसारा वो उन्होंने बता दिया कि 4900 अरब रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए ओवरऑल। चीजें तो उन्होंने आपकी तय कर दी। एफबीआर का हदफ अगले साल का जी 15,300 अरब होगा। आपने कितने अगले बजट लेने वो भी उन्होंने बता दिया। अब अमाउंट कितनी है नए टैक्सेस की वो तय है, अब उसके अंदर किसका गला डालना है, जिसका शिकंजा फिट आ गया उनके मुताबिक वो उसमें डाल देंगे। तो काम बड़ा आसान है। हम मीडिया वाले जाएंगे, पार्लियामेंट में तकरीर कवर करेंगे जिसमें ज्यादातर अच्छी अच्छी बातें की जाएंगी, फिस्कल स्टेबिलिटी के नारे सुनाई देंगे। और नाज़रीन ये जो फिस्कल स्टेबिलिटी है ना, ये हमारे जो गले में काफी ज्यादा पड़ गई है। और ये फिस्कल स्टेबिलिटी के चक्कर 118 रुपए फी लीटर हो गया आपके ऊपर पेट्रोलियम लेवी पेट्रोल के ऊपर। और इस फिस्कल स्टेबिलिटी के चक्कर में और पता नहीं क्या क्या होना है आवाम के साथ इस बजट में। बहरहाल इस पर बात करेंगे मजीद छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस हफ्ते स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो गवर्नर हैं, इंकशाफ तो नहीं है, ये पहले भी हम डिस्कस करते रहे हैं, उन्होंने ये बताया है कि पिछले कोई 3.5 सालों में हुकूमत यानी कि स्टेट बैंक ने अपने जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उनको एक लेवल पर रखने के लिए मार्केट से $27 बिलियन खरीदे हैं। शहबाज, $27 बिलियन का मतलब ये है कि अगर हमारे पास हमारी लेट्स से कि एक्सपोर्ट्स बेहतर होती, बाकी जो क्या कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी होती, तो ये $27 बिलियन जो हैं वो मार्केट में रहते। अगर मार्केट में रहते तो डिमांड सप्लाई का मामला होता है, तो शायद आज रुपए की कदर है, रुपया आपका मजबूत होता, रुपया मजबूत होता तो शायद आज जो तेल की कीमतें हैं वो कम बढ़ती, शायद जो इतनी महंगाई है वो भी ना होती। और जो बेचारा तनख्वाहदार जो तबका है, मतलब उसकी जो कुव्वत खरीद है उस पर इतना फर्क ना पड़ता। देखिए इंडिया में आज महंगाई का तूफान क्यों नहीं है? इंडिया में आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ने के बावजूद आज प्राइसेस क्यों लार्जली स्टेबल क्यों है? इसलिए है कि उनका रुपया मुस्तहकम है, इसलिए है कि उनके रिजर्व्स में रिसेंटली हिट उनको भी काफी पड़ी है वैसे, मतलब जो ओवरऑल क्राइसिस उनकी मैनेजमेंट का इशू है ना, उनकी मैनेजमेंट का इशू। प्राइसेस के ऊपर हिट नहीं ली उन्होंने, मैनेजमेंट उनकी थी और उसको वो नहीं सही तरीके से कर सके। लेकिन हम बात कर रहे हैं लोगों की अफोर्डेबिलिटी के हवाले से, तो हमारे यहाँ तो एक 260-70 रुपए फी लीटर से प्राइस बढ़कर 415 रुपए फी लीटर हो गई, जिसमें आधा टैक्स डाला हुआ आपने। 36% तो टैक्स है अगर आधा नहीं है तो अब यहाँ पे मैं एक चीज बहुत अरसे से एक रेज कर रहा था, कुछ और लोग भी गवर्नमेंट के अंदर ये बात कर रहे हैं, इस IMF के प्रोग्राम का मैं फायदा क्या काम रहा, ये बात डिस्कस करने की जरूरत है। पहले ये होता था कि IMF का प्रोग्राम होता था तो हमारी जो गैर मुल्की ज़र मुबादला की जो जरूरियात थी IMF हमें मदद करता था उसको पूरा करने में। अब हमने सऊदी अरब से अलहदा जाके मांगना है, चीन से हमने अलहदा मांगना है, हमने बॉन्ड्स खुद जाके फ्लोट करने, खैर वो पहले भी करते थे, और फिर मार्केट से आपने इतना मैसिव बाइंग डॉलर्स की आपने करनी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो डॉलर्स मार्केट से खरीदे जा रहे हैं कैसे खरीदे जा रहे हैं, ये किस रेट पे खरीदे जा रहे हैं, क्या इस पे स्टेट बैंक को जो है थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी देनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि इसमें कुछ गलत हो रहा है, बट हमें पता होना चाहिए क्योंकि $27 अरब 3.5 साल में खरीदा गया। मैं बात आपकी काटूंगा, आप कह रहे हैं गलत कि देखें एक बड़ा झगड़ा हमारा IMF के साथ ये रहा ना कि जब पहले इसहाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे जी, आर्टिफिशियली हम रुपए की कदर को कंट्रोल करते हैं जी, कि डॉलर जो है वो पंप करते हैं मार्केट के अंदर। तो प्रिंसिपल ये था कि जी जो आपका डॉलर या जो एक्सचेंज रेट है वो मार्केट ड्रिवन होना चाहिए। तो क्या ये उस पॉलिसी के खिलाफ नहीं है? इसका मतलब है कि आप अगर ये डॉलर मार्केट में रहते तो रुपए की कदर आज कुछ और होती, तो यहाँ पे आर्टिफिशियली आप डॉलर की कीमत को बढ़ाने के लिए ये इकदाम नहीं ले रहे। तो क्या वो जो प्रिंसिपल स्टेट बैंक जो IMF का है कि मार्केट ड्रिवन होना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं IMF का कोई प्रिंसिपल नहीं रहा। IMF इस पर उनको एतराज नहीं, इस पर उनको एतराज नहीं है। अगर कल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डॉलर बेचना शुरू कर दे उस पर एतराज है उनको, क्योंकि उससे प्राइस इफेक्ट होती है। अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डॉलर खरीद रहा है उस पर एतराज नहीं। अब इसको एक उल्टा इसका कर लें, अगर ये डॉलर $27 अरब मार्केट में अवेलेबल होते और उसके बाद स्टेट बैंक खरीदता तो आप 280 पे या 278 पे ना खरीद रहे थे, जो भी रेट स्टेट बैंक दे रहा है मुझे नहीं पता, आप शायद 250 पे खरीद रहे होते, 255 पे खरीद रहे होते, उसमें आपकी कितनी सेविंग होती? कभी किसी ने इस पे सोचा? बहरहाल इस पे जो बॉटम लाइन है कामरान लेकिन वो फ्लिप साइड वो ये कहेंगे कि उधर से हमारे रिजर्व्स खत्म होते तो हम बैंकरप्ट हो जाते। नहीं तो फिर आप एक्सपोर्ट्स बढ़ा लेना। मतलब क्या हुकूमत सिर्फ इसलिए ली जाती है कि बड़ी बड़ी गाड़ियां, प्रोटोकॉल्स, काबीना की मीटिंग्स, टाई लगा के आप जाके मीटिंग्स अटेंड करें और सुबह शाम, इसलिए आप मुश्किल फैसले करने। और मुश्किल फैसले का मतलब ये नहीं होता गरीब आवाम के ऊपर पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दो 170 रुपए फी लीटर, ये मुश्किल फैसला नहीं है। मुश्किल फैसला ये है कि अगर पाकिस्तान में बरामदात नहीं बढ़ रही, उसकी
पीछे क्या वजूहात है उसको एड्रेस करना है ताकि आपकी बरामदात बढ़ जाए। अगर पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी नहीं आ रही, वो क्यों नहीं आ रही, उसकी वजूहात को एड्रेस किया जाए। वो मुश्किल फैसले होते हैं। सरकार इसलिए काम कर रही होती है। सरकार इसलिए नहीं होती कि बाहर से जो पैसा आ रहा है, चाहे वो एक्सपोर्ट की मद में आ रहा है, चाहे वो उसकी रेमिटेंस की मद में आ रहा है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बैठा हुआ खरीदने के लिए, तो आपने तो दुकान खोल ली है यहाँ पे डॉलर खरीदने की। आखिर क्या वजह है कि IMF के प्रोग्राम के बावजूद हमारी एक्सपोर्ट्स क्यों नहीं बढ़ी? क्या वजह? पिछले साल हमें बताया गया था कि नेशनल टैरिफ पॉलिसी आ रही है जो आ गई पिछले साल, जिसमें इन्होंने कहा जी कि अब हम इंपोर्ट्स के ऊपर जो है ड्यूटीज टैक्सेस कम कर रहे हैं, और कम करने के बाद उसका फायदा ये होगा कि एक्सपोर्ट्स में 14% इजाफा होगा और इंपोर्ट्स में सिर्फ 7% इजाफा होगा, और पाकिस्तान का तजारती खसारा कम हो जाएगा, और पता नहीं क्या क्या कुछ हो जाएगा। 10 माह के जो नताइज हैं उसके मुताबिक एक्सपोर्ट्स में 14% इजाफा होने की बजाय उसमें 6.25% कमी हो चुकी है। कोई $1.5 अरब के करीब या 7 अरब डॉलर हमारी एक्सपोर्ट्स पिछले 10 माह में कम हो गई हैं। तो हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत की कमेटियां क्या कर रही हैं? क्या कभी इसके ऊपर किसी ने इसके ऊपर बात की? तो इजी सोल्यूशन है कि बाहर से डॉलर आ रहा है, रेमिटेंस में भी आ रहा है, वैसे भी आ रहा है, आप उसे खरीदते जाओ। आपको जो हमारे जो रिजर्व्स हैं वो आप बहुत बेहतर हो गए। ये जो डॉलर आ रहा है ये कल रुक भी सकता है अगर आपकी रेमिटेंसेस इफेक्ट होती हैं, जो कि अभी तक नहीं हो रही, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है। तो अगर रेमिटेंसेस इफेक्ट होगी फिर आप डॉलर कहां से खरीदेंगे, फिर आप रिजर्व्स कहां से बिल्ड करेंगे? तो मेरा नहीं ख्याल कि जिस तरीके से इकोनॉमी चलाई जा रही है वो सीधी डायरेक्शन पे चल रही है, और शायद जल्द फिर आप बजट के बाद फिर आपको शायद तब्दीलियां भी नजर आए। लेकिन इस जंग के बावजूद जो ये जो आई थिंक थर्ड क्वार्टर है उसमें जो हमारी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस है उसमें तो ये हम अच्छी ग्रोथ अगेन अकाउंटिंग नंबर्स, मतलब पाकिस्तान में जो कल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर ने इस हफ्ते स्टेटमेंट दी है NS स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस में कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सपेक्टेड है थर्ड क्वार्टर की, जनवरी फरवरी मार्च का जो क्वार्टर है वो 4% से भी ज्यादा है। अब आप सर्वे किया है पाकिस्तान ब्यूरो स्टैट्स ने कि जी महंगाई ज्यादा, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा, उसके अलावा गुर्बत ज्यादा। तो अगर ग्रोथ बढ़ रही है तो नौकरियां क्यों नहीं पैदा हो रही? और अगर ये ग्रोथ का नंबर इसलिए ज्यादा आ रहा है कि लो बेस थी, पहले ग्रोथ का लेवल कम था, थोड़ा सा आपका इंक्रीज आया तो ज्यादा इंक्रीज आ रहा है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, क्या उसकी वजह से ग्रोथ बढ़ रही है? क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो जॉब्स क्रिएट कर रही है? इसका जवाब खुद एहसन इकबाल साहब ने दिया था पिछले दिनों, किसी एक उनकी वो जो इवेंट था वहां पे प्लानिंग कमीशन में, कहा जी कि ग्रोथ तो हो रही है लेकिन नौकरियां पैदा नहीं हो रही। दैट इज द की क्वेश्चन। अगर आपकी 7% भी ग्रोथ है और आपके मुल्क में बेरोजगारी बढ़ रही है। एक लतीफा याद आ गया कि एक पामिस्ट के पास कोई शख्स गया हाथ दिखाने, तो उसने उसका हाथ देखा, उसने कहा कि आपकी किस्मत बड़ी अच्छी है, वो बड़ा खुश हुआ, कहता है लेकिन पैसा नहीं है। तो उसने कहा यार ये कौन सी किस्मत है जिसमें किस्मत अच्छी है लेकिन पैसा नहीं है? तो ग्रोथ है और नौकरी नहीं है, तो ये उसी तरह की सूरत है। ये इसी किस्म की चीज। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे कि IMF को एतराज है जो ज़राई तरक्याती बैंक है, जो हुकूमत एक ख्वाहिश रखती है कि उसको प्राइवेटाइज किया जाए। ये क्या मामला है, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF है, उसकी हमेशा एक पॉलिसी और अप्रोच रही है, और बाकी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, कि अब सरकार का काम जो है वो कारोबार नहीं करना, और पाकिस्तान में भी वो इनकरेज करते हैं कि जो भी हुकूमत की ज़ेर परस्ती चलने वाले इदारे हैं उनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए। लेकिन शहबाज, इंटरेस्टिंगली IMF जो है उसको एतराज़ है ये जो ज़राई तरक्याती बैंक है इसकी प्राइवेटाइजेशन के फैसले से मुतालिक। तो ये एक कंट्रडिक्शन क्यों है? वाई? फ्रैंकली मुझे तो समझ नहीं आ रही कि फैसले इस मुल्क में कैसे हो रहे हैं। IMF प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट भी करता है और फिर कहता है कि इसके नुकसानात भी हैं। ये बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। इसके ऊपर बात करने से पहले मैं बताऊं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो फार्मर है, जो किसान है, उसकी लैंड होल्डिंग कितनी है। पाकिस्तान में छोटा जो किसान है जिसके ऊपर IMF ने बात की है उसका क्या नंबर है? ये एग्रीकल्चर सेंसस हुकूमत ने अभी करवाया, बड़ा ये लेटेस्ट नंबर है नाज़िर। पाकिस्तान में वो किसान जिनके पास 12.5 एकड़ तक की जमीन है या उससे कम है, वो है टोटल जितनी लैंड होल्डिंग है पाकिस्तान का उसके 97% है। 97% जो पाकिस्तान के अंदर किसान है उनके पास 12.5 एकड़ या उससे कम जमीन है। ये जो रेशो थी 89% होती थी 2010 में। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर 26% ऐसे लोग हैं जिनके पास जो है 1 एकड़ से भी कम जमीन है। 26% पाकिस्तान में जो किसान है उनके पास 1 एकड़ भी जमीन नहीं है। और ये जो रेशो थी ये 15% होती थी पहले। तो ये यहाँ पे नंबर जो है वो खराब हो रहा है। देन 35% पाकिस्तान में किसान ऐसे हैं जिनके पास 2.5 एकड़ से भी जो है वो जमीन कम है। तो इन शॉर्ट पूरे अगर ये सारे नंबर्स आप टोटल कर लें तो 61% जो पाकिस्तान में किसान है, 61% के पास 2.5 एकड़ तक की जमीन है, और टोटल 12.5 एकड़ तक जाए तो 97% पाकिस्तान के किसान है। ये है बैकग्राउंड। अब ये वो लोग हैं 61%
जिनके पास 2.5 एकड़ से कम जमीन, और कर्जे कहां से लेते हैं, इनके पास 2 चॉइसेस होती हैं। या तो वो आड़ती के पास जाते हैं और आड़ती कमीशन चार्ज करके, उन्होंने अगर कोई डीजल चाहिए, उनको खाद चाहिए, उनको कोई अद्विया चाहिए, स्प्रे चाहिए, तो वो उनको दी। दूसरा उनके पास जरिया होता है ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड का। अब हुकूमत ने ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड को प्राइवेटाइज करने का, बेचने का फैसला कर लिया है। उसका फाइनेंशियल एडवाइजर भी अपॉइंट हो चुका है, एक ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर भी उसका प्राइवेटाइजेशन कमीशन के बोर्ड ने उसकी मंजूरी दे दी है। और अगले हफ्ते काबीना की जो कमेटी है निजकारी की, जिसकी सदारत हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर करते हैं इसहाक डार साहब, उनके पास उसकी मंजूरी के लिए जा रहा है। बट इसके हवाले से बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग कमेंट है, एक जो आईएमएफ की गवर्नेंस और करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट के अंदर आईएमएफ कह रहा है कि ठीक है, गवर्नमेंट ये प्राइवेटाइज करने का फैसला तो कर लिया है, बट अब ये मैं एग्जैक्ट उसकी वर्डिंग आईएमएफ की पढ़ रहा हूं कि डिपेंडिंग ऑन इट्स फॉर्म, कि प्राइवेटाइजेशन किस किस्म की होती है ZTBL की, प्राइवेटाइजेशन कुड रेज इश्यूज ऑफ एक्सेस टू क्रेडिट फॉर स्मॉल लैंड होल्डर्स, पर्टिकुलरली देयर डेवलपमेंट फाइनेंसिंग। कि अगर हुकूमत प्राइवेटाइज करती है कामरान और इस बेच दिया जाता है, तो आईएमएफ ये कह रहा है कि जो छोटा किसान है, वो कितना है इस वक्त, 61% है जिसके पास 2.5 एकड़ से भी कम जमीन है, और 97% ऐसे जिसके पास 12.5 एकड़ से भी कम। चलो आप 2.5 एकड़ वाले को ले लें, जो है ही कुछ नहीं आज के दौर में, वो कहते हैं उसको कर्जा लेने में जो है मुश्किलात होगी। मैं एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ वजीर, हमारे जो मशीर है निजकारी के, मोहम्मद अली साहब, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब के लिए, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के लिए, जो 61% पाकिस्तान का किसान है 2.5 एकड़ और इससे कम वाला, कल वो उसको कर्जा चाहिए, ZTBL आपने बेच दिया, ठीक है, हुकूमत तो कह रही है कि ये स्पेशलाइज्ड बैंक अभी भी होगा और उसको ZTBL ही कर्जा देगा, बट प्राइवेट वाला कैसे देगा कैसे नहीं देगा वो हमें नहीं पता, अल्लाह करे बेहतर हो। लेट्स सपोज उसको ZTBL से कर्जा नहीं मिलता, ये 2.5 एकड़ वाले को, जिस बेचारे के पास कपड़े भी साफ सुथरे शायद ना हो पहनने के लिए, उसको हमारा कोई कमर्शियल बैंक, उसका मैनेजर अपने पास बिठा के उसको कर्जे की उसको बात करेगा, उससे मेरा नहीं ख्याल करेगा। तो इसमें मेरा ख्याल में कि थोड़ा सा IMF यहाँ पर उनका जो कंसर्न है लेजिटमेट है, क्योंकि ये कल भी हम जिक्र कर रहे थे कि ये जो बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स, ये बड़े बड़े जो अमीर लोग हैं आराम से कर्जा दे देते हैं, लेकिन जो बेचारा गरीब है या जिसको वाकई ज़रूरत है तो उसको इतनी आसानी से कर्जा देते नहीं है। प्रोग्राम में रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।